हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सीरीज, जिसमें से हमारा डेली टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो आज हमारा होगा पांचवा सेट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 1000 वाट, या फिर 10 वाट, या फिर 100 वाट, या फिर 10,000 वाट। ठीक है, तो कितना होगा? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। एक फेमटो बराबर होता है कितना? 10 पर पावर 18, 10 पर पावर -15, 10 पर पावर 12, या फिर 10 पर पावर -6। तो एक फेमटो बराबर कितना होता है? 10 पर पावर -15। ठीक है, एक फेमटो बराबर कितना होता है? 10 पर पावर -15। एसआई सिस्टम में फेमटो में एसआई सिस्टम में फेमटो 10 पर पावर -15 को दर्शाता है। ठीक है, एसआई सिस्टम में क्या करता है? फेमटो 10 पर पावर -15 को दर्शाता है। इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसको कभी स्वीकार किया गया था? 1964 ईस्वी में। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेमटोमीटर हो जाता है, जिसका मान 10 पर पावर -15 मीटर होगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -15 फेमटोमीटर। ठीक है, तो फेमटो का मतलब क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -15। ठीक है, एक अश्व शक्ति के बराबर है 10 पर पावर 46 वाट, 10 पर पावर 786 वाट, 746 वाट, या फिर 764 वाट, या 735 वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होगा? 746 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होगा? 746 वाट। मशीन की शक्ति कार्य करने की दर या वह दर है जिस पर वह कार्य कर सकता है। ठीक है, मशीन की शक्ति कार्य करने की दर या वह दर है जिस पर वह कार्य कर सकता है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, किसमें? सेकेंड में। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, किसमें? सेकेंड में। शक्ति का पूर्ण इकाई क्या होता है? वाट। ठीक है, शक्ति की पूर्ण इकाई क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। शक्ति की व्यवहारिक इकाई अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति 1 सेकेंड में एक मानक घोड़ा जितना काम कर सकता है, वह है एक मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू 735.5 वाट, और एक ब्रिटिश एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, तो शक्ति की व्यवहारिक इकाई अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति 1 सेकेंड में एक मानक घोड़ा जितना काम कर सकता है, वह है कितना? 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 735.5 वाट, और एक ब्रिटिश हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट द्वारा अश्व शक्ति को परिभाषित किया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट द्वारा अश्व शक्ति को परिभाषित किया गया था। यदि पृथ्वी का व्यास इसके वर्तमान मान का दोगुना हो जाता है और इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है? पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान मान से क्या करना है? दोगुना कर देना है, और इसका द्रव्यमान क्या करना है? अपरिवर्तित रहना है। तो उस पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? तो भार 1/3 हो जाएगा, भार 1/4 हो जाएगा, भार 1/5 हो जाएगा, भार 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो भार क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम व्यास के मान को दोगुना कर देते हैं और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है? Gm/r², जहाँ जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और m क्या है? द्रव्यमान, और r क्या है? त्रिज्या। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा अर्जित किया गया त्वरण होता है, इसकी SI इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा सूचित दर्शाया जाता है। समुद्री तल पर पृथ्वी की सतह पर समुद्री तल पर पृथ्वी की सतह पर जी का मानक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है,
भार। भार क्या होगा? भार गुरुत्वीय त्वरण और पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल होता है। ठीक है, भार क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण और पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल होता है। ठीक है, तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। सूत्र भार का क्या होता है? mg। ठीक है, जहां m क्या है आपका? द्रव्यमान, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। निर्वात में यदि किसी पिंड पर कोई गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है तो यह पिंड का भार शून्य हो जाता है। भार को परिभाषित करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। अतः भार एक सदिश राशि है। भार स्थान के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। कमानीदार तुला के प्रयोग से भार को मापा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है? gm/r²। ठीक है, व्यास के संदर्भ में g बराबर क्या हो जाएगा? gm उसका d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी d का स्क्वायर 4gm/d²। ठीक है, यदि d आपका क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? g डैश क्या हो जाएगा आपका? 4gm/2d का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2 का 4 ये कट के क्या आ जाएगा? gm/d²। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट g जो आएगा हमारा न्यू वाला, तो वो क्या हो जाएगा? gm/2r का होल स्क्वायर, यानी g/4। ठीक है, अब w बराबर क्या होता है? mg, और m क्या हो जाएगा आपका? m इंटू g/4, यानी कि mg/4। ठीक है, तो अतः भार क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है कि अगर व्यास को दोगुना करेंगे और मास को परिवर्तित नहीं करेंगे तो पृथ्वी के सतह पर जो वस्तु का भार होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ke का मान क्या होगा यदि उसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? ठीक है, तो 1/2 ई के हो जाएगा, या फिर 4 के होगा, या फिर ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 2r के हो जाएगा। तो क्या होगा? तो दो गुना किया जा रहा है वेलोसिटी, तो उसका क्या होता है वैल्यू? हाफ mv², तो दो गुना का v का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यानी b नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के। ठीक है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान 4 ke हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। ke1 क्या हो जाएगा? 1/2 mv², और गति दोगुना करने पर क्या हो जाएगा? ke2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/m2v का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 mv का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। और समीकरण एवं 2 को तुलना करने पर क्या हो जाएगा? ke1/ke2 इक्वल टू 1/4, यानी ke2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? पहले से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी से, तो यानी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग का सूत्र क्या होता है? v एवरेज इक्वल टू क्या होता है? uv/2, या फिर v एवरेज क्या होता है? u+v/2, या v एवरेज क्या होता है? u+v, या फिर v एवरेज क्या होता है? s/t। तो हमारा क्या हो जाएगा? औसत वेग का सूत्र क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाय 2। ठीक है, तो यानी u+v/2। औसत वेग का सूत्र v एवरेज बराबर क्या होता है? u+v/2। ठीक है, कुल समय द्वारा विभाजित कुल विस्थापन को औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, औसत औसत वेग का सूत्र क्या होता है? u+v/2। तो कुल समय द्वारा विभाजित कुल विस्थापन को औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, यह एक सदिश मात्रा है जिसकी वैज्ञानिक इकाई मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? 400 मीटर, 280 मीटर, या 800 मीटर, या 200 मीटर? ठीक है, तो यदि एक कार क्या हो रहा है? प्रारंभिक स्थिति से 200 मीटर की सेकंड से 144 किलोमीटर की प्रति घंटा से गति कर रहा है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो कितना दूरी तय करेगा? 400 मीटर। कैसे? देखो, v बराबर क्या होता है? u+at। तो ये इससे हम क्या करेंगे? ए निकाल लेंगे। ए हमारा कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम एस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ AT²। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? हाफ 0 हो जाएगा यू। ठीक है, तो इससे हमारा एस कितना आ जाएगा? 400 मीटर। ठीक है, जब
21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? 0.007 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो एफ आपका कितना है? 21 न्यूटन और एम कितना है? 3 केजी। ए आपको चाहिए तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा? 3a। ठीक है, 3a। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 21/3, यानी कि ए बराबर क्या हो गया आपका? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इसे ठंडे होने में भी अधिक समय लगता है। इसका कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना है। अतः रोगियों की सिकाई करने के लिए तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किरचॉफ का पहला धारा का नियम बताता है कि नांड में प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह इस नोड होगा। ठीक है, नोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह इससे बाहर प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह के डैश होनी चाहिए। तो क्या होगा? से कम, से बराबर या फिर से के बराबर, या तो अधिक या तो बराबर। किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम किरचॉफ का पहला धारा का नियम बताता है कि नोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह इसमें इससे बाहर प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? बराबर होना चाहिए। ठीक है, के बराबर। किरचॉफ का पहला धारा का नियम यह बताता है कि एक नोड में बहने वाली धारा इससे बाहर बहने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यह एक परिपथ में आवेश और ऊर्जा के संरक्षण का कथन है। चूंकि आवेश को जंक्शन पर बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए परिपथ में दिए गए संयोजन में जो भी धारा प्रवेश करती है वह अवश्य ही जंक्शन से बाहर निकलती है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा आपका? आइस, ये जो आपका बर्फ है उसका कितना है? ये मास कितना है? 100 ग्राम। और उसका ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का कितना है? द्रव्यमान 300 ग्राम। और उसका तापमान, वाटर का तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर ऑफ माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस बाय 2 + 80 + T। ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर -T। ठीक है, तो उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस में नहीं लेते हैं तो उसको क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने के लिए सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह गर्म करने पर क्या होगा? सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें किसमें किया जाता है? आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। एक गर्म बर्फ को 20 डिग्री एक गर्म बर्फ को 1 ग्राम बर्फ को
ठीक है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 80, 720 या फिर 620। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 720। ठीक है, तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 720। ठीक है, कैसे, गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो कैलोरी जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना हो जाएगा, 100 कैलोरी। ठीक है, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा जो होगा वो कितना होगा, 540 कैलोरी। इसलिए कुल आवश्यक ऊष्मा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 + 100 + 540 यानी 720 कैलोरी। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में सुचालक की गति से प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में सुचालक की गति से प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल है। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल या फिर चुंबकीय बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में सुचालक की गति से प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल है। कौन सा बल है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल एक चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति से प्रेरित होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति से प्रेरित होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर की गति से या एक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के द्वारा एक इलेक्ट्रोमोटिव बल को शामिल करने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर की गति से या एक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के द्वारा एक इलेक्ट्रोमोटिव बल को शामिल करने को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता धारा के मात्रा को बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति रखेगा या प्रयुक्त वोल्टता को सहायता करेगा या फिर बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा या फिर बढ़ने वाली धारा को सहायता करेगी। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम क्या बताता है, तो लेंज का नियम में हमेशा विपरीत होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। लेंज का नियम यानी कि विरोध होगा। ठीक है, विद्युत धारा जब नियम का विरोध करता है जिसे वह उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत धारा उस नियम का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेंज का नियम। एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। ठीक है, 100 वाट है और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। कितना होगा, 100 ओम या 200 ओम या 400 ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा, 400 ओम। ठीक है, कैसे, देखो, पावर हमारा कितना है, 100 वाट और भी कितना है हमारा, 200 वोल्ट। ठीक है, और आर कितना है हमको पता करना है। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो यानी कि V² 200 × 200 बटे 100। तो 100 से कट जाएगा 2 बार में, तो 200 दूनी 400। तो आर बराबर क्या हो गया, 400 ओम। 18 वोल्ट के विद्युत विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 18 वोल्ट के विद्युत विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम्ब के आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, 24 जूल, 7.2 जूल या फिर 72 जूल या फिर 4.5 जूल। तो क्या हो जाएगा हमारा, 72 जूल। कैसे, देखते हैं। 18 वोल्ट के विद्युत विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम्ब के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का मात्रा कितना आता है, 72 जूल। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को विद्युत विभवांतर
कहा जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। चार्ज की एसआई इकाई कूलम्ब और विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होगा, और विद्युत विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना कूलम्ब में आवेश। ठीक है, तो हमारा विभवांतर कितना हो गया 18 और कूलम्ब में आवेश कितना हो गया 4। तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, विभवांतर गुना कूलम्ब में आवेश। तो ये 18 गुना 4 यानी कि 72 जूल। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट प्रतिरोध से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितना धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, 25 22। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितना धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, प्रतिरोध दिया हुआ है पी यानी आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आई आपको चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर। कैसे देखो, दिया गया प्रतिरोध आर कितना है 100 1000 सॉरी 100 ओम है। ठीक है, सॉरी विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, और धारा हमको पता करना है, तो वी बराबर क्या होता है आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बटे आर। तो वी बटे आर यानी 220 बाय 100, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो यानी 100 ओम है और 220 वोल्ट है, तो आई कितना हो जाएगा, प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा 2.2 एम्पियर। निम्न में से कौन सा एक उत्तोलक नहीं है, चाकू हो गया, कैंची, सीसॉ, बेल, फ्रैंक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा मशीन उत्तोलक कौन सा नहीं है, तो चाकू। ठीक है, चाकू क्या है, उत्तोलक नहीं है। जब एक सरल मशीन को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हमारे काम को आसान एवं अधिक आरामदायक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आलंब से भार की दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, उत्तोलक की लंबाई, भार की भुजा, आयास की भुजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आलंब से भार की दूरी, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आलंब से भार की दूरी को क्या कहा जाता है, भार की भुजा। ठीक है, आलंब से भार की दूरी को क्या कहा जाता है, आलंब की भार की भुजा। ठीक है, एक उत्तोलक एक सख्त छड़ होती है। ठीक है, एक उत्तोलक एक सख्त छड़ होती है जो एक नियत बिंदु जिसे आलंब कहा जाता है के चारों ओर घूर्णन करती है। ठीक है, आयास द्वारा काबू किए गए बल को भार या वजन कहा जाता है। ठीक है, आयास द्वारा काबू किए गए बल को भार या वजन कहा जाता है। भार को उठाने में लगाए गए बल को आयास या शक्ति कहा जाता है। यंत्र में एक नियत बिंदु इसके चारों ओर यंत्र घूर्णन करता है, यह आलंब कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कटिंग प्लायर, कैंची का एक जोड़ा, सब्बल, तराजू, हस्त पंप। ठीक है, भार की भुजा, आलंब से भार की दूरी भार की भुजा कहलाती है। ठीक है, भार की भुजा किसे कहेंगे, आलंब से भार की दूरी भार को भार की सॉरी आलंब से भार की दूरी भार की भुजा कहलाती है। ठीक है, आयास की भुजा, आलंब से आयास की दूरी आयास की भुजा कहलाती है। ठीक है, आयास की भुजा क्या हो जाएगा, आलंब से आयास की दूरी आयास की भुजा कहलाती है। ठीक है, उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है, भार गुना भार की भुजा बराबर आयास गुना आयास की भुजा। भार गुना भार की भुजा बराबर क्या, आयास गुना आयास की भुजा।